Assalamu alaikum dear students, how are you all? Today we are going to study about types of essays. So how many types of essay are there is the topic for today. और कल कुछ लोगों को शायद डिफ़िकल्ट लगा होगा लेक्चर, वो इसलिए कि अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रायर या प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। और वो किस बारे में होना चाहिए? इस बारे में होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेंटेंस, व्हाट आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। तो वो तमाम चीज़ें मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं। इस वजह से हालांकि कल के लेक्चर को भी मैंने थोड़ा लंबा कर दिया था, वो टर्मिनोलॉजीज़ मैंने थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे खुद भी लगता है कि जब हम एक ही लेक्चर में तमाम की तमाम चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं भी कल कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लगा हो। और एक और रीज़न ये थी कि वो मैंने नोट्स बनाए थे फ़ौरन, ठीक है? जल्दी से लिखे थे और जल्दी से लेक्चर कर दिया था, तो वो कुछ मैच्योर लेवल पे भी था, ठीक? जिस तरह से हम लोग हैं, जिन लोगों की एजुकेशन थोड़ी-सी ज़्यादा है, उसके मुताबिक था वो, इसलिए हो सकता है कि डिफ़िकल्ट लगा हो। तो आप लोगों ने वो याद कहाँ से करना है? वो मेरी किताब से करना है, जो ये आपको भी दिख रही है, ठीक है? जो प्रोफेसर सुमैरा नीता के नाम से ही आती है, इल्म दानिश वालों की। यहाँ से आपने याद कर लेना है अपनी किताब से। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आसान लिखा हुआ है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। एन ऐसे कैन टेक मैनी फॉर्म्स। ऐसे बहुत सी इकसाम का हो सकता है, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है ऑन पर्पस एंड द मैसेज द राइटर वांट्स टू कन्वे। राइटर जो बात कहना चाहता है उसके मुताबिक ऐसे लिखने के बहुत से स्टाइल हो सकते हैं, बहुत सी इकसाम हो सकती है। Essays are generally classified into different types based on whether they aim to tell a story, describe a scene, explain a topic, or persuade the reader। अब ऐसे जो है उसके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, और उसके मुताबिक ही हम टाइप का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि राइटर जो है कोई स्टोरी बताना चाहता है, हो सकता है कि राइटर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहता है, किसी सीन को, कि आज मैं कॉलेज गया और मेरे साथ क्या हुआ। एक्सप्लेन अ टॉपिक, कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहता है, लेट्स से हाउ टू डाई योर हेयर, और हाउ टू डू द केराटिन ट्रीटमेंट, और मे बी हाउ टू स्टार्ट एन इंजन। परसुएशन हो सकती है। परसुएशन मतलब कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ और जहेज वाली चीज़ ख़त्म करो, और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर परसुएट करना, किसी को कायल करना, ये तमाम फंक्शंस हो सकते हैं एक ऐसे के। The main type of essay are narrative, descriptive, expository and persuasive। ठीक, ये हमारे पास मेन टाइप ऑफ ऐसे हो गए हैं। अंडरस्टैंडिंग these types help student and writer choose the right approach for their essay topic and write more effectively। अच्छा, अगर आपने CSS करना है तो फिर भी आपको टॉपिक पहचानना पड़ेगा कि अगलों की डिमांड क्या है, हम किस किस्म का ऐसे लिखें। और अगर आप आइल्स में हो, ठीक, तो फिर भी आपको बहुत ज़रूरत है कि आप पहचानें कि भाई कौन सा, किस टाइप का ऐसे ये मांग रहे हैं मुझसे। वो समझ आएगी फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अब क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फंक्शनल भी पढ़ ली है, तो अब टीचर जो आपका पेपर चेक करेगा उसकी भी यही डिमांड है कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ही आपने ऐसे लिखना है, और आपने पहचान के लिखना है कि है कौन सा, जो टॉपिक दिया है उसी के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। और कल मुझसे बच्चे पूछ रहे थे एक दो कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो बच्चों, जैसे ये बुक बनी है ना, ये जैसे आपको पेज दिख रहा है, इस पे देखें, यहाँ पे मैंने ऑफ कोर्स ये बड़े वाली हेडिंग्स दी हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक किताब है, इसलिए दी है। आपने जब ऐसे राइटिंग करनी होती है, आपने हेडिंग नहीं देनी होती, ये इस तरह की बड़े वाली। आपने क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे हर जो पैराग्राफ है उसमें जो मेन चीज़ है ना, जैसे हमारा टॉपिक सेंटेंस है, यानी कि ये जो शुरू वाली लाइन है, इसमें देखें एन ऐसे। अब यहाँ पे ये समझे, इसको मैंने बोल्ड कर दिया है। बोल्ड किया है, इससे पता चल जाता है कि ये इस पैराग्राफ की हेडिंग है, हाईलाइट है, टॉपिक सेंटेंस है, और ये तमाम का तमाम पैराग्राफ इस बारे में है। तो आपने इस तरह से कर लेना है कि जो टॉपिक सेंटेंस है ना,
उसको आपने बोल्ड कर लेना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमें बता रहा है कि एन ऐसे कैन टेक, यानी कि ये ऐसे के बारे में है, ठीक। टॉपिक सेंटेंस से पता चल जाता है कि सारा पैराग्राफ किधर जाएगा। फिर आगे देखें, इसी पैराग्राफ का मेन जो आइडिया है या जो थीसिस स्टेटमेंट है, वो मैंने क्या किया है, बोल्ड कर दिया है, क्योंकि जो आपका पेपर चेकर है वो जल्दी से उसकी नज़र यहाँ पे जाए और उसे पता चले कि हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ स्टूडेंट ने लिखी है, और उसको वो जल्दी से उसकी नज़र जाए और वो आपको मार्क्स दे दे। पूरा पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ी बोरियत महसूस होती है और पेपर थोड़ी जल्दी चेक करने होते हैं, इसलिए इस स्टाइल से आपने लिखना है। वेदर आप आइल्स में हो, वेदर आप स्कूल के लिए लिख रहे हो, या फिर आप CSS कर रहे हो, तो लिखना आपने इसी स्टाइल से। इंपॉर्टेंट चीज़ है बोल्ड कर देनी है, टॉपिक सेंटेंस आपका बोल्ड होना चाहिए, हेडिंग नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखें, अब ये जो बड़े वाली हेडिंग दी है, ये मैंने इसलिए दी है नैरेटिव ऐसे कि ये एक किताब है, किताब में देनी होती है, ठीक। बट यहाँ को इसको भूल जाएं, आप समझे कि ये है ही नहीं। और नीचे देखें आ नैरेटिव ऐसे, अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो सारा पैराग्राफ है किस बारे में है। बच्चे ये सारा पैराग्राफ नैरेटिव ऐसे के बारे में होगा, ठीक है। दिस इज द हिंट, अ नैरेटिव ऐसे। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीजें इस पैराग्राफ में भी मैंने बोल्ड कर दी हैं। तो ये आपका स्टाइल होना चाहिए ऐसे लिखने का। नो हेडिंग शुड बी देयर, ओनली बोल्ड एंड हाईलाइट शुड बी देयर। और उसके अलावा आपने पैराग्राफ ब्रेक कैसे करना होता है, कैसे पता चले कि अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो ये जिस तरह से इसकी शेप है ना, इस तरह से आपने लिखना है, यानी कि आपने स्टार्ट करना है, फिर सारी लाइनें बराबर, और एंड की लाइन आपने थोड़ी सी छोड़ देनी है। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई है। और एक और तरीका भी होता है कि जैसे ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ी हुई है ना, ऊपर भी आप स्पेस को छोड़ दें, ठीक है। जो पहली लाइन है इसको बेशक यहाँ से, ये जहाँ पे अब आपको दिख रहा है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, तो ऊपर की पहली लाइन भी थोड़ी सी शॉर्ट और आखिरी लाइन भी थोड़ी सी शॉर्ट, इससे ब्रेक आ जाती है। ये देखें, ये सारा ये गैप बना हुआ है, तो इस गैप से पता चलता है कि यहाँ से एक टॉपिक जो है हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट अब देखिएगा नैरेटिव ऐसे क्या होता है। नेक्स्ट देखें, नैरेटिव ऐसे क्या होता है। नैरेटिव ऐसे यानी कि जब हम कोई किस्सा सुनाते हैं, टेल अ स्टोरी और नरेट्स एन इवेंट, यू कैन डू इट, कोई बात नहीं। अच्छा, टेल्स अ स्टोरी और नरेट्स एन इवेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ जब हम एक स्टोरी सुनाते हैं, यानी उसकी एक बिगनिंग हो, उसकी मिडल बॉडी हो और फिर उसका कंक्लूजन हो, तो वो हमारे नैरेटिव ऐसे में आता है। द मेन पर्पस ऑफ अ नैरेटिव ऐसे इज टू एंटरटेन, इन्फॉर्म और कन्वे अ लेसन थ्रू स्टोरी टेलिंग। क्या होता है इसका मेन पर्पस, कोई बात सुनानी होती है, कोई इंफॉर्मेशन आगे पहुंचानी होती है, कोई लेसन देना होता है थ्रू स्टोरी टेलिंग, ठीक है। इट इज़ यूजुअली इंक्लूड करेक्टर, अ सेटिंग एंड अ प्लॉट एंड अ क्लाइमैक्स। ये छोटी सी स्टोरी की तरह ही होता है, इसमें प्लॉट भी होता है, इसमें करेक्टर भी होते हैं, इसमें सेटिंग होती है, और फिर इसका एक क्लाइमैक्स होता है और एंड भी होता है, ठीक है। बच्चों, अब जो लोग लिटरेचर के नहीं है, जो लोग अदर सब्जेक्ट्स के हैं, उनको मैं बता दूं, सेटिंग होती है जहाँ पे किसी स्टोरी में सीन होता है, जैसे जंगल के सीन हो गए, ठीक है, या घर के सीन है, इस तरह। अपलोड प्लॉट होता है, स्टोरी ही होती है, और क्लाइमैक्स होता है जी जहाँ पे टेंशन सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक। जैसे कोई मूवी हो तो उसमें जो फाइट शाइट हो रही होती है अभी, बस एंड एंड से पहले जो एक टेंशन बनती है उसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं, पीक पॉइंट ऑफ द स्टोरी। द ऐसे इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, आई वी और थर्ड पर्सन। अब ये आई वी और थर्ड पर्सन में, सॉरी, द ऐसे इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, आई वी और थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन में भी यानी कोई किसी की स्टोरी भी सुना सकता है, कोई अपनी स्टोरी भी सुना सकता है। फर्स्ट पर्सन जब कोई अपनी स्टोरी खुद सुना रहा है, और थर्ड पर्सन जब आप किसी और की स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है। ये वाला जो अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, आप किसी अदर सब्जेक्ट के हो तो, यानी लिटरेचर के अलावा, तो फिर आप बेशक इस लाइन को स्किप कर दें। एग्जाम्पल है, द डे I first rode a bicycle was full of excitement। आगे ये अपनी सारी स्टोरी सुनाएगा
कि जब मैंने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई तो फिर कैसा लगा मुझे, या फिर फर्स्ट डे एट कॉलेज आपने पढ़ा होगा वो, या कोई ट्रिप वगैरह के आपने एसेस पढ़े होंगे, तो वो इसकी मिसाल होते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम किसी चीज़ की वजाहत करते हैं। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं बच्चों, अगर हम इस हेडिंग को निकाल भी दें, जो कि आप लोगों ने निकाल देनी है, अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, दिस पार्ट इज बोल्ड, ओके, फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट इन डिटेल। इसमें क्या होता है, किसी इवेंट को बयान किया जाता है डिटेल में, कोई ऑब्जेक्ट बयान किया जाता है, और कोई प्लेस बताई जाती है, कोई किसी पर्सन की खसूसियात या उसके करैक्टर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब आपने गौर करना है, टॉपिक सेंटेंस बोल्ड है और थीसिस स्टेटमेंट यानी कि मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ आर बोल्ड, और आपने भी ऐसे ही लिखना है। इट्स मेन गोल इज टू create a vivid picture in the reader's mind using sensory detail, imagery and precise words। अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसका गोल क्या है, अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करके एक तरह से उस बंदे को ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर करके वो चीज दिखा ही दे, समझे, ठीक है, इस तरह से बयान करें कि उसकी जो सेंसेस हैं वो इन्वॉल्व हो जाए इन द रीडर्स माइंड। ठीक है, इमेजरी यानी कि वहाँ पे की सारी डिटेल बताते हैं, वहाँ का सारी इमेजिनेशन ही बना के अगले को बता देते हैं। एंड प्रिसाइज वर्ड्स, और अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसेज आर रिच इन एडजेक्टिव एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। इसमें बच्चों शायराना किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। ठीक, वो जो तशबीहात हैं उनका इस्तेमाल होता है, और जो एडजेक्टिव्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों ऐसे लफ्ज़ जो खसूसियात बताते हैं हमें। ठीक है, द गार्डन नियर माई हाउस इज़ फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। ठीक, द रोजेज स्मेल स्वीट। अब द रोजेज स्मेल स्वीट, यहाँ पे आपकी एक जो सेंस है स्मेल करने की वो इन्वॉल्व होती है। और जब उसने बोला कि माई गार्डन, सॉरी, कि गार्डन में जो फ्लावर्स हैं वो कलरफुल हैं, तो आपकी इमेजिनेशन में कलरफुल फ्लावर्स भी आए। तो ये इस ऐसे का काम है, आपको इमेजरी दे देना, इमेजिन ही करवा देना, बड़ी डिटेल से किसी चीज़ की वजाहत करना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी में तशरीह की जाती है। एक्सप्लेन्स और इन्फॉर्म्स द रीडर अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक, तशरीह की जाती है किसी स्पेसिफिक टॉपिक की। इट्स मेन पर्पस, अब देखें बच्चों, यहाँ पे भी इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बोल्ड हो गया, आपने ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लिखा हुआ है, आप लोगों ने भी ऐसे ही काम करना है। इट्स मेन पर्पस इज टू प्रेजेंट फैक्ट्स, एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन क्लियरली एंड लॉजिकली। Expository essay do not include the writer's personal opinions but focus on objective information। यहाँ पे अब आप फील क्या करो, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आपके ख्यालात क्या है किसी टॉपिक के बारे में। ठीक, उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करना आपने, आपने ऑब्जेक्टिवली लिखना है। अगर मैं आपसे कह दूं कि चले जी अब आप लिखो अमेरिकन आर्मी के बारे में, ऑल तो बहुत से लोग नहीं पसंद कर रहे होंगे, या दूसरी कंट्रीज़ के अफवाज को पसंद नहीं किया जाता, आप दिल से भी नहीं करते, लेकिन स्टिल आपने उन फीलिंग्स को साइड पे रख के आपने बताना है, उनके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, उनकी अच्छाइयाँ बतानी हैं, उनकी अगर कुछ बुराइयाँ हैं तो वो बतानी है, लेकिन उनमें आपने अपनी फीलिंग्स को साइड पे रख के ऑब्जेक्टिवली बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों परसुएसिव ऐसे। परसुएसिव ऐसे में हम किसी बात पे कायल करते हैं। एम टू कन्विंस द रीडर टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर ओपिनियन और टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। ठीक, क्या होता है इसमें कि हम दूसरों को किसी बात पे कायल करते हैं। द मेन गोल इज टू परसुएड द रीडर यूजिंग लॉजिक, रीजनिंग, एग्जाम्पल। अच्छा जी, हम किसी को लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए और वजूहात बताते हुए कायल करते हैं कि ये चीज़ क्यों अच्छी है, ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। ठीक, जैसे लड़कियां, या वैसे आजकल तो लड़के भी एक दूसरे को बता रहे होते हैं भाई सन ब्लॉक क्यों लगाना ज़रूरी है। ठीक, तो एग्जाम्पल एंड समटाइम्स इमोशनल अपील।
समटाइम्स हमने क्या करना होता है, दूसरे को परsuade करने के लिए एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना होता है, और समटाइम्स इमोशनल अपील जो है उसका इस्तेमाल करना होता है। ठीक, इमोशनल अपील कैसे करते हैं, यानी कोई हम रिलीजियस कोटेशन बताते हैं, कोई पुराना वाक्या, कोई पैट्रियोटिज्म का वाक्या बता देते हैं, उससे क्या होता है, हमारे इमोशंस जो हैं जुड़ जाते हैं। ठीक, राइटर के भी और नेक्स्ट पर्सन के भी जो रीडर है, और उससे लोग कायल भी हो जाते हैं। रीडिंग शुड बी अ डेली हैबिट फॉर स्टूडेंट। एग्जाम्पल इसकी पढ़ रही हूँ, बिकॉज इट इम्प्रूव्स नॉलेज, वोकेबलरी एंड थिंकिंग स्किल्स। It reduces stress and helps students perform better in studies. यहाँ पे हमने कहा कि रीडिंग डेली बेसिस पे करनी चाहिए। अब फिर नीचे उसके फायदे बता दिए हैं, तो ऑफ कोर्स जिसको ये तमाम चीज़ें इम्प्रूव करनी है वो तो स्टडी की तरफ कायल हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। ये आई थिंक काफ़ी है आज के लिए। आर्ग्यूमेंटेटिव हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।